दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोअर पीसेस के लिए पर्यावरण। तो पर्यावरण में हम लोग देख रहे थे पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है। तो उसमें जो अगला प्रदूषण है वो जल प्रदूषण है। ठीक है। पहला वायु प्रदूषण हमने देख लिया है, अगला है वाटर पॉल्यूशन या जल जल प्रदूषण। ठीक है। तो क्या होता है प्रदूषण? तो पहले कल ही बताया था कि कोई पानी है, हवा है, तो जो उसका आदर्श संगठन है, संरचना है, या आदर्श तत्वों से मिलकर जो बना होता है, एक आदर्श हवा है मान लीजिए, उसमें सब कुछ एकदम नॉर्मल है, उसमें कोई चीज जो है इम्प्योरिटी ऊपर से, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, SO2 सल्फर या फिर पीएम पार्टिकल्स धुआं वगैरह जब आके मिलता है उसमें, तो वो जो उसको खराब करने लगता है तो उसको प्रदूषित कहते हैं। उसी तरीके से जो जल है तो H2O है, H2O के अलावा उसमें और भी इम्प्योरिटी मिलने लगी, जैसे घरों का वेस्ट जो है, खाना जाने लगा उसमें। ठीक है। पेड़ पौधों का जो पत्ती उत्ती गिरने लगे तो धीरे धीरे पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। तो एक आदर्श स्थिति जब होती है किसी भी द्रव्य की, तो उसमें कुछ भी अगर मिलाते हैं हम लोग बाहर से, तो एक तरह से उसको हम पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट मिलाते हैं और उसको पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं या प्रदूषण नहीं कर रहे हैं उसमें। ठीक है। तो इसमें है, पहला है जल प्रदूषण में कि एल्गी ब्लूम क्या होता है या शैवाल ब्लूम क्या होता है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछता है, तो एग्जाम ओरिएंटेड है, सीधे कुछ और बकवास नहीं है इसमें। तो एल्गी ब्लूम क्या होता है या शैवाल ब्लूम क्या होता है? तो ये ऐसा चीज है कि इसका उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको बताएं, तो आपके घर के आसपास में कहीं तालाब होगा, तो देखे होंगे कि जब उसमें जब बारिश वगैरह होती है तो उस टाइम पे उसमें पानी साफ रहेगा, या फिर ट्यूबवेल से ही आपने पानी चला के उसमें भरा है, पानी एकदम साफ रहेगा, कुछ उसमें रहेगा नहीं। और धीरे धीरे जब उसमें घर का सीवेज का पानी या फिर बारिश वगैरह हुई या फिर उसमें से पत्ती उत्ती गिर के जो है उस तालाब में चली गई, तो कुछ दिन बाद देखेंगे उसमें तो सफेद और हरी 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 चारों तरफ जो है उसमें काई बनने लगती है, या जो है एल्गी बनने लगते हैं, या शैवाल बनने लगते हैं। तो अगर उसमें आप अब जाके उसमें अनाज मिला दिए कोई, ठीक है, या तो फिर अपने घर का जो भी जो नाली का पानी जो गिरता है उस तालाब में गिरा दिए, तो अचानक से ऐसा होगा कि पानी में जैसे इतना तेज ग्रोथ होगा ना, जैसे काई है या एल्गी है या जो शैवाल है, इतना तेज विकास होगा उसका कि कुछ ही दिनों में एकदम पूरा हरा हो जाएगा और उसकी पूरी परत जो है, तालाब की पानी की जो परत है, पूरा एकदम ग्रीन होके पूरा भर जाएगी। तो उसी को एल्गी ब्लूम कहते हैं कि अचानक से ही ग्रोथ हो जाना। तो जब जो है उसको पर्यावरण की भाषा में सुपोषण कहते हैं, सुपोषण। तो जब तालाब में सुपोषण होता है, या बाहर से कुछ उसमें चीजें मिलाई जाती हैं, या घर के कचरे का जो पानी उसमें जाता है, मल मूत्र वगैरह का पानी उसमें जब जाता है, या जब बर्तन वर्तन धुलता है, जो वेस्ट खाना होता है वो भी बह के उसी में जाता है, तो एल्गी ब्लूम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा मिल रहा है, खाना पीने की चीजें जो है एल्गी को मिलती है। इस वजह से क्या होता है कि अचानक से जो है एकदम से उसका जो है हरा हो जाता है और एल्गी ब्लूम हो जाता है, बहुत ज्यादा एल्गी एक ही साथ जो है पैदा हो जाते हैं। तो शैवाल ब्लूम या प्रफुस्टन मीठे पानी, ठीक, जो मीठा पानी है, समुद्री या खारे पानी में शैवालों की आबादी में तेजी से वृद्धि जब होती है, तो उसी को हम कहते हैं बहुत तेजी से वृद्धि होती है। कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में पूरा तालाब ढक जाता है, या कुछ समुद्र का कुछ एरिया पूरा ही ढक जाता है, 2 3 दिन, 4 दिनों में, 5 दिनों में। तो उसको उस प्रफुस्टन को हम एल्गी ब्लूम कहते हैं। ठीक है, एल्गी ब्लूम उसी कहते हैं। तो शैवाल की आबादी तेजी से बढ़ना एल्गी ब्लूम कहलाता है, जो अक्सर हरे, नीले, नीले हरे या लाल भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। देखे होंगे कि पैच बनता है धीरे धीरे उनका। तो देखे ही होंगे आपने, अगर तालाब वगैरह देखे होंगे, अगर झील वगैरह देखे होंगे, तो उसमें व्हाइट जो व्हाइट बार बार निकलता है, ग्रीन ग्रीन जो भी एल्गी होती है उसी के बारे में बात कर रहा है। धब्बे के रूप में इसको दिखाई देते हैं। अपशिष्ट जलों जलों के बहाव। तो अपशिष्ट जल मतलब घरों का जो है बर्तन धुलने वाला जो पानी है, बर्तन धुले आप, उसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, उसके टुकड़े हैं जो उबह के जो तालाब में जाएंगे, तो उससे सुपोषण होता है। ठीक है, तालाबों में सुपोषण होता है, मतलब पोषण का जो है, पोषण का जो है जो मात्रा है वो ताल पानी में बढ़ जाती है। ठीक है। तो दिखाई देता है। और अपशिष्ट जलों में बहाव के साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशय की पोषण मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि एल्गी ब्लूम का सबसे मुख्य कारण यही आता है। ठीक है। इस तरह से शैवाल ब्लूम, जिसमें मुख्यतः ब्लू ग्रीन शैवाल की अधिकता रहती है, पूरी जल सतह पर आच्छादित हो जाते हैं, मतलब उसको ढक लेते हैं। आच्छादन मतलब होता है ढक देना या उसको पूरा कवर कर लेना। ठीक है। अगला इसमें कि शैवाल के साथ साथ जलीय पौधों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो कोई भी जैसे शैवाल बढ़ता है उसके साथ साथ जलीय पौधे भी बढ़ते हैं उसमें, जैसे जलकुंभी हो गया। ठीक है।
एक हरा हरा देखेंगे, लंबा लंबा पतला पतला जो है, जैसे सरपत होता है, जैसे गाँव में पतलों कहेंगे, कहते हैं कहीं सरपत कहते हैं उसको, तो सरपत जो होता है उसी तरीके से देखे होंगे, तो उसमें विकास पानी में जो है लंबा लंबा उसी में जो है एक एक पेड़ जो है ना उसमें जनरेट होता है। अब वो उसकी संख्या जो है बढ़ जाती है तालाब में अचानक से, तो शैवाल के साथ जलीय पौधों की संख्या भी बढ़ने लगती है। जलकुंभी तो सभी लोग जानते हैं कि जलकुंभी बहुत तेज बढ़ती है इसी में, जब सुपोषण होता है जलकुंभी बहुत तेज बढ़ती है। अगला है, शैवाल व जलीय पौधे श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं, साथ ही ये जहर या टॉक्सिक भी जलाशय में निष्कासित करते हैं। ठीक है, तो जलाशय जलाशय को टॉक्सिक जो है उसमें रिलीज करते हैं जलाशय के पानी में, और उसका जो घुलित ऑक्सीजन जो होता है पानी में उसको भी ऑब्जर्व करके पेड़ पौधे ले लेते हैं, जिससे उस तालाब में जो है बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, और अन्य जो जीव जंतु होते हैं वो जो है धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं उसमें। तो इस प्रकार सुपोषण के कारण भी जैव प्रजातियों की विविधता नष्ट होना आरंभ हो जाती है। तो सुपोषण ज्यादा जितना होता है ना, तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं, ये जो शैवाल वगैरह बहुत ज्यादा जनरेट होंगे, और बाकी जो मछली वगैरह होती है धीरे धीरे वो खत्म होने लगती हैं। ठीक है, तो जैव विविधता जो है, जैव प्रजातियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है, विविधता खत्म होने लगती है, और कुछ एक आध दो जो बहुत ही हैवी जो पेड़ पौधे होते हैं, हैवी कहने का मेरा सेंस ये है कि जो है कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं, मतलब कि जो पोषक तत्व है उसको अवशोषण करने की क्षमता जिसको ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं उसमें, उनकी जो है ग्रोथ बहुत तेज होता है, और बाकी लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये होता है इसमें। अगला, अंततः पोषण की अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप भी जैव प्रजातियों का नाश होने लगता है। तो बहुत ज्यादा जब पोषण भी अब आदमी को मिलने लगता है तो मोटापा होने लगता है। ठीक है, और शरीर का जो है डिसबैलेंस होने लगता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने लगता है, तो बहुत चीज कुछ होना ही जहर है। जैसे गीता में आपने सुना होगा कि जब अर्जुन ने पूछा उनसे कि जहर क्या है, प्रभु जहर क्या है, मधुसूदन बताइए कि जहर क्या है, तो जहर उन्होंने यही बताया था कि कोई भी चीज जो है एक लिमिट से अधिक जब होने लगती है तो वो जहर का काम करती है। कोई खाना ही हम खा रहे हैं, अगर एक लिमिट से अधिक अगर खाने लगेंगे तो आपके शरीर के लिए जहर होने लगेगा वो। ठीक है, तो हमने प्रपुष्टन पढ़ लिया है, मतलब शैवाल का। ये ऊपर देखिए, ये टॉपिक हमेशा पूछता है जो एल्गी ब्लूम क्या होता है या शैवाल ब्लूम क्या होता है। अगला इस टॉपिक है इसमें सुपोषण, जिसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन कहते हैं इसको। तो यूट्रोफिकेशन मतलब तो सुपोषण, सुपोषण मतलब होता है कि तालाब में या जलाशय में पानी की मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, सॉरी, जलाशय में पोषण की मात्रा को अचानक से बढ़ा बढ़ा देना सुपोषण कहलाता है, या फिर यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो जब जल में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषण तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को हम सुपोषण कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों की जो बने जो पोषक तत्व होते हैं उनकी अधिकता जब जल में अधिक हो जाती है तो ये होता है सुपोषण। तो जल में जब जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषण तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो सुपोषण इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, तो जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्व। तो जैविक पोषक तत्व कौन होंगे, तो दाल चावल का टुकड़ा हो गया, रोटी हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये जैविक जो है पोषक तत्व हैं। जो वेस्ट वगैरह हो जाता है, जैसे लैट्रिन वगैरह का पानी जो बह के जो उसमें जाता है, सीवेज का पानी जिसको कह सकते हो जाता है जब, तो उसमें भी जैविक वो भी होता है, तो वहां से भी बढ़ता है। और अजैविक मतलब होता है जो मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, जो मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, वो कैल्शियम वगैरह, वो सब चीजें भी अजैविक में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस सुपोषण उसी को कहते हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है। ज्यादा यूट्रोफिकेशन जो है जल प्रदूषण को कॉज करता है। ठीक है, और जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसमें पानी में वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अन्य जीव जंतु जो है घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करने लगते हैं। अगला, जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो यूट्रोफिकेशन क्या कहलाता है, तो एक डेफिनेशन ये भी है कि अप्राकृतिक तरीके से जल में जब जो है अजैविक में नाइट्रोजन आता है और फास्फोरस आता है, इसकी मात्रा बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है, और इसी के कारण जो होता है जब ज्यादा जो है जैविक चीज या अजैविक चीज जो है, कार्बनिक और अकार्बनिक चीज पानी में मिलता है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा पानी में उनको आना पड़ता है, तभी वो सब खाना पीना जो है डिकम्पोज हो पाता है।
तो जैसे बैक्टीरिया आते हैं और खाने पीने को सड़ाना शुरू करते हैं, तो वो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो पानी प्रदूषित होता है उसमें ऑक्सीजन कमी हो जाती है, उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो डिमांड वो करने लगते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड करने लगते हैं कौन? तो जो जीव जंतु, छोटे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ठीक है, और भी पेड़ पौधे जो पानी में हैं, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी क्या होता है पानी में। ठीक है, जिसका बीओडी ज्यादा होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसकी ज्यादा होगी, उतना ही वो प्रदूषित जल होता है। ठीक है, और धीरे धीरे जल जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ही बढ़ती जाती है आगे चल के समय के हिसाब से, उतना ही पानी बदबू करने लगता है। ठीक है, तो ये है कि इसमें जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ जो घुलित ऑक्सीजन होता है पानी में वो कम होने लगता है। ठीक है आगे देखते हैं हम लोग। आगे बीओडी देखिए, आगे आ गया बीओडी। बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी का मतलब है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मतलब ये जैसे बता रहे थे कि जो जैविक चीजों को डिकम्पोज करने के लिए पानी में कोई जैविक चीज हमने मिला दिया, माने हमने ले जाके एक गड्ढा है हमारे घर के बगल में, उसमें हमने दाल चावल हरी पत्तियां सब्जियों के छिलके ले जाकर उसमें तालाब में मैंने गिरा दिया। ठीक है, कुछ दिन बाद देखेंगे तो सड़ने लगता है, धीरे धीरे जो पत्ती वगैरह है, चावल दाल जो है, वो डिकम्पोज होने लगता है। तो डिकम्पोज कौन करता है? तो हमारी आंखों से न दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं और फंगस होते हैं। जब डिकम्पोज करेंगे तो वो भी एक जीव है, तो उसको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो चूंकि वो पानी में डूबा है, तो इस वजह से क्या होगा, जब पानी में डूबा है तो उसको पानी से ही ऑक्सीजन वो लेगा। तो जब पानी से ऑक्सीजन लेगा तो धीरे धीरे पानी में एक सीमित मात्रा में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म जब हो जाती है, तो क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल चीजें हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं कि हमको ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। तो उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं, समझ में आएगा कि यह जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो अपशिष्ट कौन करता है इनको, गलाता कौन है? तो फंगी होता है फंगी है, और साथ ही साथ जो है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और फंगी है। तो बैक्टीरिया और फंगी, ये दो लोग इसको गलाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो उसी से क्या होता है कि वही जो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, शुरुआत में तो पानी में खूब ऑक्सीजन रहता है, तो तेजी से घुलित करते हैं, फिर धीरे धीरे पानी में जो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा देते हैं वो लोग। तो घुलित ऑक्सीजन ओ की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने का जो है वो दर्शाता है कि जल जो है प्रदूषित है या संक्रमित है आपका बैक्टीरिया वगैरह से। तो जो बीओडी जो जिस वाटर, जैसे एक दो वाटर बॉडी है, तालाब है एक, ये तालाब दो है। ठीक है, तो यहाँ पे बीओडी को मापा गया, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को जब मापा गया तो ये 30 आया यहाँ पे, 30%। और दूसरे तालाब में नापा गया तो यहाँ पे बीओडी मापा गया तो वो आया 60%। ठीक है, 60% आया। तो इससे क्या तर्क निकलता है? तर्क यह निकलता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इस पानी में ज्यादा है, इसमें ज्यादा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ज्यादा है इसमें और ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है, ये 30% ही है इसमें 60% है, मतलब दोगुना जो बैक्टीरिया है और दोगुना इसमें ऑक्सीजन की डिमांड है। ये पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, ये वाला जो 60% जहाँ पे बीओडी है। तो बीओडी जो है प्रदूषण मापने की एक तरह का इकाई का भी काम करता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। ये जो है आपको कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं जिसको हमने उसमें डाला है, क्या बोलते हैं कि तालाब में, हमने शुरुआत में एग्जाम्पल के तौर पे बताया था आपको कि तालाब में, हमारे घर के बगल में तालाब है, उसमें हमने दाल चावल और अन्य जो अपशिष्ट हैं उसको डाला। उसके साथ साथ जो है कुछ हड्डियां भी डाल दी। जैसे घर में अगर आसपास कहीं भी अगर जो चिकन वगैरह कोई खाया, मटन वगैरह खाया, तो वो हड्डियां भी उसमें डाल दी। तो हड्डियों में क्या होता है, तो वो जैविक चीज में आता है, मगर उसमें जो क्या होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है। तो वो जो है वो अकार्बनिक पदार्थ हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो जैविक और अजैविक हमने उसमें मिला दिया है। तो उनको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को और फंगस को जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है ऑक्सीजन। तो जितना हमको उनको तोड़ना होगा, जितना वो काम करेंगे, उतना उनको ऊर्जा चाहिए।
तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो ऑक्सीजन से आएगी। तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, उससे लेंगे। फिर वहां से जब पानी खत्म हो जाएगा, वो सॉरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो किससे करेंगे? तो बायोलॉजिकल, जो बायोलॉजिकल चीजें जो हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अगला है कार्बनिक अपशिष्ट। क्या होते हैं? तो कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज है, सीवेज में मल मूत्र आता है, की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है और ओ का उपयोग भी इसके साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होती है पानी में, उसकी मात्रा घट जाती है। अतः ओ की मांग बढ़ने पर अवशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। तो ओ की मात्रा की मांग जो जैसे बढ़ती है, तो समझ लीजिए कि ओ की मांग बढ़ी है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, इसका मतलब अवशिष्ट ज्यादा है वहां पे। ठीक है, अगला है, इसी मांग को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो रासायनिक नहीं है, जैव ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है। तो बीओडी ऑक्सीजन का मापक है। अतः जहां उच्च बीओडी होगा वहां निम्न डीओ होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डीओ का मतलब है डिजॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। तो बीओडी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डीओ के, डिजॉल्व ऑक्सीजन के। तो जहां पे बीओडी जाता है वहां पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, जहां पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है वहां पे बीओडी ज्यादा है। ठीक है। मात्र कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव जैसे एनेलिड तथा कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम डीओ वाले जल में जीवित रह सकते हैं। इसको प्रदूषक जल की सूचक प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। देखेंगे ज्यादा एनेलिड अगर आपको मिल रहा है पानी में, या फिर कुछ कीट जिसमें डिम्ब आता है, डिम्ब अधिक पानी मिल रहा है, इसका मतलब है कि उसमें बीओडी ज्यादा हो गई है। ठीक है। अगला है कंटामिनेटेड जल या संक्रमित या कंटामिनेटेड जल या अत्यधिक प्रदूषित जल। तो अत्यधिक प्रदूषित जल कौन सा है? जिसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान जो है वो 8 मिलीग्राम पर लीटर है, 1 मिलीग्राम लीटर है। ठीक है, 8 मिलीग्राम लीटर है। डीओ का मान जो है अधिक प्रदूषित जल में, अत्यधिक प्रदूषित जल में कितना होता है? संक्रमित जल में 8.0 mgl है, उससे नीचे होता है। और डीओ का मान जो है अत्यधिक प्रदूषित जल में 4.0 mgl होता है, से एक होता है। ठीक है। तो ये अब एक जो है तरीका बनाया गया है कितने में क्या होगा। ठीक है। अगला, गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य जो है पाया जाता है, और कानपुर से गंगा में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाते हैं, इस कारण से यहाँ पे बीओडी अधिक होता है। तो गंगा में देखेंगे तो कानपुर से और इलाहाबाद के बीच में जो है बहुत ज्यादा चमड़ा फैक्ट्री है, कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री है। ठीक है। और जो है बहुत ज्यादा जो है कत्ल खाने हैं जहाँ पे गायों को भैंसों को काटा जाता है, वो है। तो वहां से जो ब्लड वगैरह निकलता है, जो चीजें निकलती हैं, सब सीधे जो है गंगा नदी में डाल दी जाती हैं। तो वहां पे उनको जो कि बायोलॉजिकल चीजें हैं, तो वहां पे जो उनको गलाने के लिए ज्यादा बैक्टीरिया लगेंगे, तो बीओडी जाता है वहां पे। ठीक है। तो ये है। अगला है आर्सेनिक। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब रहा है ये। तो आर्सेनिक जो है इससे जल प्रदूषित होता है। तो यह भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक अजैविक है। देखिए आर्सेनिक जो है अजैविक तत्व है, अजैविक प्रदूषक है। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों में पाया जाता है। पहले ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र के जल तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है ये। भारत में कई जगह पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित है, और यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाया जाता है, मुख्यतया प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है। बेडरॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। ठीक है, प्रकृति में पाया जाता है, जो कि बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक में पाया जाता है, आर्सेनिक से होता है। तो भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल जो है प्रदूषित हो रहा है। इसका मुख्यतः कारण जो है प्राकृतिक रूप से जो है पानी में ये मिल जाता है आर्सेनिक, और इसका जो बेड रॉक होती है उससे जो उत्पन्न आर्सेनिक होता है, उसी से पॉल्यूशन जो है हो रहा है। अगला, भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि तथा चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक का निक्षालन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। और आर्सेनिक जब ज्यादा हो जाता है पानी में, तो ब्लैक फुट नामक बीमारी जो है आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने से होती है। तो ब्लैक फुट नामक जो बीमारी होती है, आर्सेनिक के ज्यादा संपर्क में रहने पे ब्लैक फुट नामक बीमारी जो है होती है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। अगला दिया, आर्सेनिक से उत्पन्न बीमारी क्या है? आर्सेनिक से उत्पन्न बीमारी, तो त्वचा कैंसर हो जाता है, ब्लैक फुट हो जाता है, डायरिया हो सकता है, फेफड़ा कैंसर हो सकता है, फेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। ठीक है। हाइपर केराटोसिस हो सकता है इसमें। तो ये 4-5 बीमारी होती है, किससे होती है आपको?
तो ये होती है आर्सेनिक से। गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो याद रखना है इसको। आर्सेनिक रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवार नाशियों के छिड़काव के द्वारा भी पारिस्थितिकी तंत्र में समा जाता है, और धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चावल खाने वाले लोग जहाँ पे नदी किनारे हैं, तो वो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वो जो चावल होता है आर्सेनिक को बहुत ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करता है या अवशोषित करता है। ठीक है। अगला है आर्सेनिक जो है भूमि के जरिए अनाज में पहुंच जाता है, इससे समूची खाद्य श्रृंखला जो है प्रभावित होती है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक से दूषित है। तो भारत में अगर आपसे पूछता है तो ब्रह्मपुत्र और जो गंगा का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका है, पद्मा मेघना के मैदानी इलाके हैं, वहां पे जो है भूमिगत जल जो है ज्यादा प्रदूषित करता है। कौन? आर्सेनिक। तो देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र में ज्यादा आर्सेनिक से प्रदूषण फैला है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक का जल प्रदूषण का मामला जो है सामने आया था। ठीक है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव भूमिगत जल आर्सेनिक से अत्यधिक प्रभावित है। तो इतना जो है भूमिगत जल से प्रभावित राज्य है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सब जो है भूमिगत आर्सेनिक से इफेक्टेड राज्य हैं। तो प्राकृतिक या प्रकृति आर्सेनिक प्रदूषित जल जो है अर्जेंटीना में सर्वाधिक है, फिर बांग्लादेश है, चिली, चीन, भारत, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आर्सेनिक जो है प्राकृतिक रूप से जल को दूषित कर रहा है। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? तो जल जीवन मिशन 2019 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, और आर्सेनिक के उपचार की व्याख्या भी इसमें की गई थी। ठीक है। अगला है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी का सोर्स जो है खमारपाट पहाड़ी झारखंड में है, मर्ज हुगली नदी में हो जाती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण जो यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। और गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य जो है 300 किलोमीटर के लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल, इसको जो है बायोलॉजिकल डेजर्ट घोषित कर दिया गया है। जैविक मरुस्थल की इस क्षेत्र में जो है कोई जीव जंतु रहता ही नहीं है, तो उसी को जैविक मरुस्थल कहते हैं या बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, होकर रह गई है। अगला इसमें चमड़ा उद्योग। अगला है चमड़ा उद्योग। तो औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक चमड़े उद्योग से होते हैं। तो औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक जो प्रदूषक होता है चमड़े उद्योग से होता है, और जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग जो है उत्तरदायी है, चमड़ा का उद्योग। पेयजल जो है मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश के में पेयजल गुणवत्ता का स्तर अत्यधिक चिंताजनक है। भारत की लगभग 85% ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर है, और 15% जनसंख्या खुले कुएं या जल पर या खुले स्रोतों पर निर्भर है। ठीक है। तो भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे जानलेवा रसायन भी मिले होते हैं। तो भूजल में जो हमारा प्रभावित है, कौन कौन सी चीजों से प्रभावित है? तो आर्सेनिक है, उसमें यूरेनियम भी है, फ्लोराइड भी है। तो फ्लोराइड से ज्यादा अधिकता हो जाती है तो उसका क्षरण होने लगता है। और फ्लोराइड जब अधिक हो रहता है तो दांतों पे देखे होंगे, कुछ लोगों को देखे होंगे, उनके दांतों पे एक पतला सा पीली पीली जो है पट्टी टाइप का बना होता है। तो आर्सेनिक के संपर्क में, सॉरी, फ्लोराइड जो थोड़ा अधिक हो जाता है, देखिए फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है, मगर जब ज्यादा हो जाता है वो, तो वो दांतों का क्षरण करने शुरू कर देता है। ठीक है, फ्लोराइड, यूरेनियम जैसे जानलेवा जो रसायन जो है मिले हुए हैं। अगला है नाकनी संलक्षण। क्या है ये? तो नाकनी संरक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो नाकनी संरक्षण जो है फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा होता है, और फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, जो कि मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है। परंतु इसकी अत्यधिक सांद्रता, एक्सेस जो होता है कंसंट्रेशन, फ्लोरोसिस या फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। और अत्यधिक फ्लोराइड ग्रहण करना, इंटेक करने के परिणाम स्वरूप कुबड़ पीठ, तो हम बैग जो है होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पीठ से देखे होंगे किसी से कुबड़ बन जाता है, जैसे पीठ जो है इतना बड़ा गोला सा उनकी पीठ पे निकल जाएगा पीछे, तो वो उसको हम्प्ड बैक कहते हैं, तो वो उसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके लगातार उपभोग से हड्डियों के जोड़, विशेषकर मेरु रज्जु में कमजोरी आ जाती है, और उच्च फ्लोराइड जो संग्रहण ही पैरों के मुड़ने, जो बेड पैर जैसे देखे होंगे, पैर का है कुछ व्यक्तियों को देखे होंगे जहाँ फ्लोराइड प्रदूषण ज्यादा है, जिस क्षेत्रों में फ्लोराइड का जो प्रदूषण है, फ्लोराइड
उनका प्रदूषण ज्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे पैर जो है बेंड होते हैं, तो पैर जो है इस तरह से, जो कोहनी हमारी इधर चली गई इस तरह से पहले पैर रहेगा, ठीक है, आपको इसे मुड़ जाती है हड्डी, तो इस तरह से लोग चलते हैं वहाँ पे, पैर जो इनका इस तरह से रहता है, ऐसे ऐसे चलते हैं वो लोग, तो ये जो है ये मुड़ जाता है, तो जो बेंडिंग होती है वो उच्च फ्लोराइड के कारण होती है। अगला कि जैव शौचालय प्रणाली। तो जैव शौचालय प्रणाली, तो जैव शौचालय प्रणाली में आवास अवायु जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उससे पानी और गैस में बदल देते हैं, तो पानी होता है और गैस मीथेन बन जाती है। पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर लिया दिया जाता है, जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाती है। वर्तमान में 100% ट्रेनों के कोचों में जैव शौचालय जो है लगाया गया है। ठीक है, जैव शौचालय क्या है, तो बायोलॉजिकल जो टॉयलेट बने गए हैं उसमें लगे हैं ट्रेनों में, उसमें ये होता है कि उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि अवायु जीवाणु उसमें होते हैं, अवायु जीवाणु जो अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसको पानी और मीथेन में बदल देते हैं। ठीक है, अगला है ठोस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो है 2016, देख लेते हैं, थोड़ा सा पूछ सकता है एग्जाम में। तो नियमों के तहत अपशिष्ट उत्पादों को 3 पृथक कोटियों में के रूप में अपशिष्ट को अलग अलग करना होगा। पहला जैव निम्नीकृत योग्य, गैर जैव शुरुआत में बताया था कि जैव निम्नीकृत क्या है, तो जो बैक्टीरिया से जो बैक्टीरिया से फंगस से जो है विखंडित हो जाता है या टूट जाता है या पर्यावरण से उसको नष्ट कर दिया जाता है, तो उसको जैव निम्नीकृत कहते हैं। गैर जैव निम्नीकृत मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया द्वारा जो है जिसका अपघटन नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है। तीसरा है घरेलू परिसंकटन अपशिष्ट, तो जो घरेलू जो परिसंकटन अपशिष्ट होता है वो 3 तरह का जो है, जिसमें इस घरेलू परिसंकटन अपशिष्ट मतलब ये है कि इसमें जो है गीले कपड़े, गीले कचरे वगैरह जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, तो सब्जियों के छिलके वगैरह इसमें आ जाएंगे। ठीक है, डायपर और सैनिटरी पैड वगैरह इसमें आते हैं। ये नियम प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, जनगणना नगरों, अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित औद्योगिक नगरों, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्र, विमानपत्तन, बंदरगाहों और विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वहां पे ये लागू है। ठीक है, याद रखिएगा वहां पे ये लागू है, इस बात को याद रखना है। अगला इसमें तो अदर जो फैक्ट क्या है इसमें कि पब्लिक डोमेन में जैविक आपदा घोषित नदी की सूचना सूचना नहीं प्राप्त है। जल गुणवत्ता के आधार पर यमुना नदी गुणवत्ता सूचक अधिक और शुद्ध है, तो यमुना नदी जो है आपका उसको जैविक आपदा घोषित कर दिया गया, इस नदी को कुछ दिन पहले उसको घोषित किया गया था जब यमुना नदी को, उसकी शुद्धता को देखते हुए। जबकि इस दृष्टि से दूसरे क्रम पर गोमती नदी आती है। ठीक है, जैविक आपदा के क्रम में जो है गोमती नदी आती है। पहला कौन सी जो है जैविक आपदा घोषित नदी यमुना है, दूसरे में गोमती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कुंजी में गोमती को ही माना गया है, तो गोमती को माना था इसमें कि गुणवत्ता सूचकांक अधिक अशुद्धता है किसमें, तो गोमती नदी बता रहा है। अगला है वर्तमान में मुंबई सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला महानगर है, जबकि इस संदर्भ में दिल्ली दूसरा स्थान पे है। तो सर्वाधिक जैव जो अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट है, सॉलिड जो अपशिष्ट है, सॉलिड वेस्ट जो है सर्वाधिक मुंबई में होता है, फिर उसके बाद में दिल्ली में होता है। अगला जो प्रदूषण हम लोग पढ़ेंगे वो है समुद्री प्रदूषण। ठीक है,